धराली की त्रासदी के बाद 2 दिन से ज्यादा का वक्त अब गुजर चुका है। आज का दिन कोई खास खुशखबरी लेकर नहीं सामने आई। हाँ, जो लोग किसी तरह से बच गए थे उन्हें निकालकर उनके घर या हॉस्पिटल तक अब पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जिनके अपनों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई वो बेचारे अभी भी सूचना के इंतजार में यहां वहां भटक रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की 4 टीम पैदल चलते हुए किसी तरह से धराली के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। उन्होंने जो भी जानकारी दी है उसे जोड़कर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें चिंता ज्यादा है, प्रार्थना ज्यादा है, इत्मीनान कम है। सर, आप कहाँ से निकाल के लाए सर आपको अभी? धराली से। धराली से। आपकी क्या लगता है सर? फ्रेंड। आपकी आखिरी बार कब बात हुई? हाँ, 5 तारीख को 3:24। फैमिली इधर रह गई क्या? नहीं, फैमिली इधर ही। आप टूरिस्ट हैं? नहीं, ये पार्टनर, हम बिजनेस पार्टनर है। हमारा रिजॉर्ट था वहाँ पे, वो पूरा बह गया। पूरा रिजॉर्ट चला गया? हाँ जी। अच्छा सर का नाम क्या है? भूपेंद्र पवार। भूपेंद्र सर, आपकी कार यहाँ पर है, आप आ जाइए, इधर आ जाइए। सर, मुझे पता है अभी आप बात करने की स्थिति में नहीं है और बहुत तकलीफ में है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ भी आप सर बता पाएं, क्योंकि पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि क्या हुआ है सर। आप ठीक है सर? एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। भूपेंद्र सर, नहीं, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखिए। देखिए, अभी भूपेंद्र जी हैं, इनको यहाँ से निकाल कर लाया गया है, लेकिन बात करने की स्थिति में नहीं है और उनका चेहरा हमने जो देखा है अभी, उस चेहरे पर वो दहशत, वो तकलीफ, वो पीड़ा दिखाई दे रही है जो आपदा को अपनी आंखों से देख कर आए हैं। इनका वहाँ पर रिजॉर्ट था, बह गया है और बड़ी मुश्किल से इनको वहाँ से निकाल कर यहाँ लाया जा सका। धराली में जिंदगी की पूंजी जोड़कर एक सपना बुना था, लेकिन कुछ सेकंड के भीतर ही वो आंखों के सामने उजड़ गया। 2 दिन तक उसकी लाश के सामने बैठे रहे। आज जब रेस्क्यू हुआ तो आंखों में ऐसा सैलाब आया कि जुबान दब गई। धराली में ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं। बादल फटा तो सभी हम फिसल गया। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करो, हेलीकॉप्टर से नीचे लाया सभी को। आप ऐसे परेशान क्यों हुई? जिंदगी बच गई, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, आप बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ी हैं, ठीक है, सब कुशल हैं। आपके घर में देखिए सब आपको देखकर इस वक्त अच्छा फील कर रहे होंगे कि आप हमारे फैमिली मेंबर लौट आए। सही है, हमने सरकार बहुत मदद करी, बस पर ये लोग को दब गया इस ऊपर में हम चल के आए। हमने इसको ऊपर भी चल के आना पड़ा, डेड बॉडीज के ऊपर से चलकर आना पड़ा। हाँ, वो तो कहाँ है किसी को मालूम नहीं है, इसलिए बहुत दुख होता है। ठीक है, देखिए, किसी भी कष्ट और आपदा का ये सबसे कठिन पहलू है जो मैं अभी आपसे बात करके भी समझ पा रही हूँ कि जहाँ पर अपना जीवन तो बच गया, लेकिन जो पीछे छूट गए, शायद उनको पीछे छूटता हुआ देखकर वो कष्ट मुझे इस वक्त आपके भीतर दिखाई दे रहे हैं। वो सभी पीछे का बस घर वाले राह देखते रह गए ना बेचारा। नौ तो आर्मी वाला लोग, इसका अता पता नहीं है। सैलाब के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर ही अभी तक एकमात्र जरिया है। इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर एक पूरी एयरबेस की व्यवस्था क्रिएट की गई है ताकि चाहे मातली से धराली जाना हो या फिर मातली से हर्षील जाना हो, यहीं से वो सारा का सारा ऑपरेशन इस वक्त लीड किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटे पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर अपना हवाई दौरा करके लौटे थे। 2 दिन से वो भी यहाँ पर स्टेशन है। लेकिन देखिए, इस बीच कुछ लोग आ रहे हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। सर, 1 सेकेंड, आप टीम से 1 सेकेंड, हाँ आइए, प्लीज़ आइए। आप कहाँ से आ रही हैं मैडम? थोड़ा सा आगे आइए, प्लीज़। गंगनन से। हाँ, आप फंसे हुए थे, थोड़ा आगे आइए बेटा, आगे आ जाओ थोड़ा सा। आप फंसे हुए थे, कहाँ से आए आप लोग? गंगनन से। आप ले जाइए, ठीक है। आप ठीक है, स्वस्थ हैं आप? ठीक है, आप लोग ठीक है? ठीक महसूस कर रहे हैं अभी आप लोग?
चलिए आप ख्याल रखिए। देखिए अभी यहाँ पर टीम्स की भी प्राथमिकता यही है कि पहले उनको एक बेसिक मेडिकल चेकअप दिया जाए कि उनके वो ठीक फील कर रहे हैं। एक बेसिक दवा के बाद उनको यहाँ से आगे फिर ले जाया जाएगा। तो आपने देखा होगा सूखी ढांग में भी एक बादल फटा था, तो उसके नीचे जो एक नदी का जो बहाव आ रहा है वहाँ पर काफ़ी सड़क बह गई है। तो उसको भी आज बीआरओ के जो अधिकारी थे वो बता रहे थे कि उसको पूरा करने का काम चल रहा है। तो काम बिल्कुल वार फुट पे है, तेज़ी से चल रहा है। पर यह है कि चूँकि आपके चैलेंजेस क्या हैं और आपका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किस तरह से? अभी यही है कि जो लोग मलबे में या तो दबे हैं या मिल जाएं, या जो लोग गुम हैं या यात्री जो फंसे हैं, सबसे पहले उनको निकाला जाए। उसके बाद जो उस मलबे में दबे हैं या जिनकी अभी कोई नंबर्स नहीं, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। साथ के साथ प्रशासन के द्वारा रोड को और जो पीड़ित हैं वहाँ पे उनको जो भी हमारी साधन है, संसाधन है, उनको भेजने के, ताकि एक जो चैलेंज अभी वहाँ पर ये भी कि वहाँ पे बिजली पूरी तरह से अभी प्रभावित हो रखी है। आज ये चिन्नू के माध्यम से जनरेटर्स वगैरह भेज के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा है कि इसको सबसे पहले काम, अगर बिजली रिस्टोर होगी तो उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन भी रिस्टोर हो जाएगा। सड़क बनाने का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नंदलाल गौड़ साहब, धराली तक आप लोग जो है वो पहुंचने के लिए जो पुल आप ही का था, पुल वो 100 मीटर वाला? 100 मीटर का नहीं था, वो 24.75 मीटर है। हाँ। अच्छा, उस पुल तक सर पहुंचने में भी क्या दिक्कत आ रही है? बस ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो आप पुल तक पहुंच जाएंगे आज। अच्छा, और पुल बनाने का काम सर कब से शुरू होगा? हमारा वो सामान पीछे मनेरी पहुंच गया है, ब्रिज का सामान। 6 गाड़ी लोड खड़ी हुई है। और वो जैसे ही ये खुलेगा, अभी मैं गाड़ी मंगवा रहा हूँ, पीछे खड़ी हो जाएंगी अभी। लेकिन यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए नहीं मंगा रहा हूँ, क्योंकि फिर और ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड हो जाएगा। तो जैसे ही वो ये ओपन होगा, वो गाड़ी चल पड़ेंगी वहाँ से और हम सामान वहाँ डंप करना शुरू करेंगे। बहुत बड़ी रुकावट जो कल हम पहाड़ के रास्ते से गए थे, वहाँ आप देखिए कि हम बीआरओ के साथ में चल रहे हैं और ये जो सड़क है इसका 80% काम हो चुका है। बस कुछ ही घंटे में ये जैसे ही सड़क बनेगी वैसे ही नंदलाल सर का कहना है कि 10 ट्रक सामान जो है वो जो मनेरी में खड़ा हुआ है वो यहाँ पर पहुँचेगा। और कल से जो लोहे का पुल जो बह चुका था, जिसकी वजह से संपर्क कटा था, कल से वो बनना शुरू हो जाएगा। सरकार की तैयारी प्रकृति की मर्जी पर है। आज मौसम ठीक है तो तेजी से काम जारी है, मौसम बिगड़ते ही हालात बिगड़ने की आशंका है। हम आईटीबीपी के और फौज के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं आपके माध्यम से, क्योंकि आईटीबीपी का जो ऊपर कैंप था वो लोग वहाँ मदद कर रहे हैं तोपांग में, और फौज के 10 जवान करीब आए हैं हर्सिल से, वो लोग भी लोगों की मदद कर रहे हैं, बचाने के रेस्क्यू में काम कर रहे हैं। अभी साधन कितने हैं कितने नहीं उसका पता नहीं है। ये देखिए एक प्राकृतिक आपदा है। कल भी मैं गया था, वहाँ एनडीआरएफ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बना नहीं पाए। अच्छी बात यह है कि ये भटवाड़ी वाला जो रास्ता है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो भटवाड़ी का रास्ता है ये आज बनकर तैयार हुआ है। तो ये एक अस्थायी तौर पर जो है इस रास्ते को बनाया गया है। ये कल तक ये रास्ता नहीं था, चूँकि यहाँ से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, खतरा चूँकि बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि मौसम अच्छा है और इस मौसम के अच्छे होने से अब राहत और बचाव के काम में तेजी आई। सरकार ने जगह जगह हेलीकॉप्टर के इंतजाम किए हैं। धराली के अंदर जो रेस्क्यू दल पहुंचे हैं वहां इंसान नहीं, चीजें तबाही की कहानी सुना रही हैं। मैं इस वक्त भटवारी गांव में हैं और आप देखिए कि काली देवी जी हैं और विजय सिंह जी हैं, नेपाल के रहने वाले हैं। काली देवी जी लगातार रो रही हैं क्योंकि जब ये हर्षिल घाटी में तबाही आई तो लास्ट कॉल, विजय जी लास्ट कॉल क्या आई, क्या बातचीत हुई आपके बेटों से? मैंने इधर से कॉल किया था उसी टाइम, तो बोला कि पापा हम तो गए, ये मतलब बच नहीं पाएंगे बोल के यही बात हुआ था। तो उसके बाद तुरंत कॉल कटी, उसके बाद संपर्क आई नहीं। हमारे पास कोई मतलब खबर ना, हमें कोई हमारा जानने वाला है ना कोई हमारा आगे का बंदा है। उनसे भी नहीं बात होगी, उन लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे कि आगे जो है इधर का उधर का भी रोड ब्लॉक, काफ़ी देर दूर में रोड ब्लॉक है, इधर से भी पुलिया चली गई, रोड भी चली गई। तो हम कोशिश हमारी ये है कि हमारे बच्चे है या नहीं है, तो हम वहाँ पहुँचने की कोशिश हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित हों। ये काली देवी जी हैं, माँ हैं, इनके 6 बच्चे हैं।
अच्छा, क्या काम करते थे और कब से आप लोग कब आए वहाँ से? परसों जिस दिन का बाढ़ आया उसी दिन सुबह उधर निकाला शाम को वहाँ। 5 तारीख को देखिए हर्षिल में ये भी थी, लेकिन ये लोग सुबह निकल आए और सारा जो परिवार है, बच्चे हैं यानी 6 बच्चे वहाँ पर, वो वहीं रह गए हर्षिल में। और लास्ट कॉल आई कि पापा हम बच नहीं पाएंगे। उसके बाद से काली देवी जी का अपने बच्चों के साथ में कोई संपर्क नहीं है। धराली में रेस्क्यू अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुख्य सड़क से धराली को जोड़ने वाला पुल जब तक फिर से तैयार नहीं हो जाता, तब तक रेस्क्यू को पूरी गति में लाना बहुत चुनौती भरा काम है। लेकिन हकीकत यह है कि जो चीज़ें मिट्टी के 50 मीटर नीचे दबी हैं, वो इन मजबूरियों को नहीं समझती हैं। तबाही को हुए करीब 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गहरी खुदाई करके किसी को बचाने की तस्वीर सामने नहीं आई है। तो क्या ये माना जाए कि केदारनाथ मंदिर की त्रासदी वाली आशंका धराली में भी अब सच हो सकती है? ये धराली का एक घर है जिसके सामने बड़ी मशीन पहुंची है। आमतौर पर यह मशीन जहां जाती है, मलबे को हटाकर जिंदगी की खुशियां बाहर निकालती है। लेकिन क्या धराली में ये तस्वीरें देश को देखने के लिए मिलेंगी? आप देखिए, इट्स नॉट अ अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन। अर्थक्वेक में होता है कि बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं, अंदर एयर पॉकेट्स वगैरह रहती हैं, तो वहाँ पर जो आदमी फंसा हुआ है काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइवल के चांसेस रहते हैं। परंतु फ्लैश फ्लड या लैंडस्लाइड जो रहता है उसमें काफ़ी स्लशी मलबा रहता है, थिक रहता है, तो यहाँ पे जीवित बचे रहने की संभावनाएं इस तरह की सिचुएशन में कम रहती हैं। मलबा बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 फीट का मलबा है, 15-20 फीट का, तो उसमें सर्च करना थोड़ा कठिन रहता है और सर्वाइवल की चांसेस भी अपेक्षाकृत कम रहते हैं। बहुत ज़्यादा आप मलबे को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, उसके अपने एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो काफ़ी स्थितियों में, जैसे 2013 में भी था और उसके अलावा कई आपदाएं यहाँ हुई हैं, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में भी, जहाँ पर कि बॉडीज़ को एक्सकवेट कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। इतना ज़्यादा मलबा होता है तो वो इशू रहता है लैंडस्लाइड में या फ्लैश फ्लड में, उस तरह के इश्यूज रहते हैं। जेसीबी वगैरह लगा के कोशिशें की जा रही हैं, परंतु कई बार होता है कि मलबे के साथ जो बॉडीज हैं, ह्यूमन रिमेन्स हैं, वो काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, तो वो ऐसे में खोज पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। केदारनाथ धाम में आई आपदा के बाद जो पहला दल रेस्क्यू के लिए वहां पहुंचा था, उसकी अगुवाई कर्नल अजय कोचियाल कर रहे थे। उनका पुराना अनुभव धराली के बारे में स्थितियों को थोड़ा अलग बता रहा है। जो लोग इस मलबे के में दबे हैं, उनका सबसे पहला तो इवैक्यूएशन का तरीका हो गया कि जहाँ की नॉलेज है उस तरीके से लोगों को निकाला गया। लेकिन ना, ये अनफॉर्चुनेट है कि कई लोग दबे रह जाएंगे। अब जो दबे रह जाएंगे उनके लिए तो फिर प्रोसेस वही है कि धीरे धीरे करके मिट्टी को हटाया जाए, धीरे धीरे करके मलबे को हटाया जाए। ये जो अपने स्निफर डॉग्स होते हैं, इनको यूज़ करा जाए। और आजकल ना कुछ इक्विपमेंट आए हैं जो जैसे ज़मीन के नीचे अगर आदमी है और आदमी की बॉडी में कोई मेटल पार्ट है, तो ये इक्विपमेंट ना वो रेजोनेंस से उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब उनको धीरे धीरे करके हटाने की प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन एंगल है। कहीं ना कहीं हमें वो सेरेमनीज भी करनी पड़ती हैं। जो लोग नहीं रहे तो उसके लिए हटाना तो सबको पड़ेगा ही, बट 100% हटाना अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि कई लोग तो ऐसे होंगे जो ना इस मलबे के, जब मलबा ऊपर से नीचे आया और मलबा इनसे टकराया, इनको लेकर के चला गया, हो सकता है नदी में लेकर के चला गया और बह गए हों। कई बार तो क्रशिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी ना बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो अलग। लेकिन प्रयास तो पूरे के पूरे होंगे कि जो प्रायोरिटी 4 हो चुके हैं, जिसे बोल देंगे फेटल हो चुके हैं, उनको भी हटाने के लिए। केदारनाथ में क्लेम करा जाता है, जो फिगर्स हैं वो हैं 5-5.5 हज़ार।
लेकिन आज भी ऑफ द रिकॉर्ड जो लोग बात करते हैं और जिस तरीके का एक्सपेक्ट करा जाता था कि वहाँ पे लोग होंगे, वहाँ पे उस प्रकार के लोग होंगे जो खाली यात्रा के लिए नहीं, जो अपने रोजी रोटी के लिए आए हैं, अलग अलग लेबर, कई घोड़े खच्चर वाले जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो वो क्वांटिटी जो ना मेरे ख्याल से उसकी 4 टाइम्स ज़्यादा, मतलब अराउंड 20,000 भी जाती है। फिर अब जैसे केदारनाथ से ही इस को तुलना करेंगे तो कई लोग कभी नहीं मिलने वाली स्थिति में हैं केदारनाथ में। कुछ लोग पहाड़ के ऊपर चले गए थे तो उनकी ना अभी भी बॉडी मॉर्टल रिमेन्स मिलते रहते हैं। जैसे बोलते हैं कि जब अवलांच आता है, ये भी एक अवलांच ही है, ट्रिगर्ड बाय ये अपना जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उससे। तो जब ऊपर से शुरू होता है तो कहीं ना कहीं पहले तो वो अपनी स्पीड से आता है ग्रेविटी के पुल की वजह से, लेकिन एक जगह आके रुकता है जिसे बोलते हैं रन आउट जोन। रन आउट जोन, तो ये रन आउट जोन जो है वो आ गया धराली के ऊपर, धराली में उस रोड के ऊपर और नदी की तरफ उस एरिया में जहाँ पे कि मंदिर जिसमें कि वो सेरेमोनियल पूजाएं भी हो रही थी, उस एरिया में आ गया। क्योंकि ये लिमिटेड है, डिफाइंड है, तो इस एरिया को ना साफ करना तो उतना मुश्किल नहीं है जितना केदारनाथ में था। और इसलिए भी इसे साफ करना जरूरी है क्योंकि इस प्लेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि ये ना मेन हाईवे के ऊपर है। एक्सपर्ट का अनुभव और जानकारी धराली त्रासदी के बाद गुम हुए लोगों के घर वालों को बुरी लगेगी, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ सकते। यहाँ पर उन लोगों के लिए सबक है जो ऐसे विकास की योजनाएं बनाते हैं जिसमें त्रासदी हो जाए तो पीड़ित की जल्द समाधि के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता है।